याकुमा एक अकेला और गरीब अनाथ था जो अपनी गुप्त मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देता और कार्ड गेम जीतकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। लेकिन एक साधारण सी लड़की ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है शहर के बीचों बीच एक रहस्यमय लाल रत्न से जो अपनी चमक बिखेर रहा है। याकुमा वहीं एक जगह खड़ा हुआ था, जबकि बाकी लोग उसके विपरीत दिशा में चल रहे थे। अचानक उसने उस लाल रत्न को उठाकर आसमान की ओर देखा और गहराई से उसकी ओर देखते हुए इंसानी आत्मा की सच्चाई पर सवाल उठाने लगा। कुछ समय बाद एक प्यारी सी गुलाबी बालों वाली लड़की नजर आती है जो किसी जगह की तलाश कर रही है। काफी ढूंढने के बाद वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचती है। वह जगह थी फिल्म क्लब। वह दरवाजा खोलती है और अंदर तीन लोग मौजूद होते हैं। अभी उनमें से एक व्यक्ति दो और लोगों के साथ शर्त लगा रहा होता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी का कार्ड सही सही पहचान लेता है और शर्त जीत जाता है। शर्त पूरी होते ही बाकी दोनों लोग वहां से चले जाते हैं और विजेता वापस सोने चला जाता है। लड़की बोलती है और पूछती है, क्या तुम याकुमा हो? वह बताती है कि उसने उसके बारे में एक सीनियर छात्र से सुना था और जानना चाहती है कि क्या याकुमा के पास सच में मानसिक शक्तियां हैं। हालांकि वह खुद को याकुमा बताता है, वह लड़की से पूछता है, तुम हो कौन? लड़की अपना परिचय देती है और कहती है कि उसका नाम अजावा हारुका है। वह याकुमा से उनके बातचीत को गोपनीय रखने की गुजारिश करती है। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाने लगती है कि आखिर 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। 2 हफ्ते पहले वह और उसके सहपाठी एक विदाई समारोह मना रहे थे। इसी दौरान डेरेक ने सुझाव दिया कि उन्हें पुराने और निषिद्ध इमारत में हिम्मत की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उनके साए अजीब तरह से स्वतंत्र रूप से हिल रहे थे और दिखने में डरावने लग रहे थे। इस अजीब घटना के 10 दिन बाद छात्रों का व्यवहार असामान्य होने लगा। पहले मिकी, जो अब भी अस्पताल में ठीक हो रहा था। फिर कजुहिको, जिसने दुखद रूप से अपनी जान ले ली और एक इमारत से कूद गया। जब याकुमा ने कजुहिको की मौत के बारे में सुना तो उसने हरुका से पूछा कि क्या उसने यह घटना होते हुए देखी थी। याकुमा ने जोर दिया कि जब तक वह इसे खुद नहीं देखती तब तक यह साबित नहीं हो सकता कि इसमें भूतों का हाथ था। इसके बावजूद हरुका याकुमा से मिकी को पाने की गुजारिश करती है। याकुमा मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 25,000 येन की फीस मांगता है। हरुका तुरंत पैसे देने से हिचकिचाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने याकुमा को पहले एक शीशे की मदद से धोखा देते हुए पकड़ा था। यह सोचकर हरुका गुस्से में वहां से चली जाती है। हालांकि याकुमा हरुका की तेज सोच से प्रभावित होकर बिना पैसे लिए मदद का प्रस्ताव देता है। इसके बावजूद हरुका को याकुमा पर भरोसा नहीं होता। वह उसे एक धोखेबाज समझती है। हरुका को यकीन दिलाने के लिए याकुमा दावा करता है कि वह भूतों को देख और उनसे बात कर सकता है। हालांकि वह मानता है कि वह उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकता। फिर भी वह भूतों से तर्क कर सकता है और उनकी समस्याओं को समझ सकता है। हरुका का याकुमा पर शक तब थोड़ा कम होता है जब याकुमा उसे उसकी मृत जुड़वां बहन के बारे में बताता है जो एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। हरुका याकुमा की बातों से अभिभूत होकर उससे रुकने को कहती है और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। दोनों मिलकर जल्दी मिकी के अस्पताल जाते हैं जहां वह कमजोर और बेहोश पड़ी होती है। डॉक्टरों की अनिश्चितता के बावजूद याकुमा वह देखता है जो डॉक्टर नहीं देख सकते, मिकी के शरीर से लिपटी मृत आत्माएं। याकुमा 4 आत्माओं को पहचानता है और उनसे बात करता है। मिकी से मिलने के बाद वह हरुका को बताता है कि मिकी 4 हत्या पीड़ितों की आत्माओं के कब्जे में है। ये आत्माएं आमतौर पर वहीं रहती हैं जहां हत्याएं हुई थीं या जहां उनके शवों को ठिकाने लगाया गया था। यह संकेत देता है कि पुराने इमारत में किसी अपराध की घटना हुई होगी। उस रात हरुका को एक परेशान करने वाली कॉल आती है। वह ट्रेन स्टेशन की ओर दौड़ती है और पाती है कि उसका दोस्त युइची ने अपनी जान ले ली है। वहां उसे एक प्रोफेसर मिलता है जिसने घटना को देखा था। प्रोफेसर युइची के मामले और मिकी के हालात में समानताएं बताते हैं। उन्होंने यह भी सुना था कि उनकी टीम ने पुराने इमारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसने डरावनी कहानियों को जन्म दिया। प्रोफेसर का मानना है कि इस सब में आत्माओं का हाथ हो सकता है। हालांकि उन्हें पता है कि पुलिस इन बातों को मानने वाली नहीं है। याकुमा, जो चुपकर सुन रहा था, को स्थिति पर शक होने लगता है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, याकुमा हरुका को चेतावनी देता है कि वह खतरे में है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए साथ रहना चाहिए क्योंकि यह खतरा इंसानों से है। रास्ते में याकुमा को मिट्टी में गड़बड़ी का एहसास होता है। जमीन खोदने पर उन्हें कुछ दबे हुए सामान मिलते हैं जो याकुमा के शक को और मजबूत कर देते हैं कि ताकायोका ही अपराधी हो सकता है। कैफे में याकुमा हरुका के साथ अपने सिद्धांत साझा करता है। हालांकि उसके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन याकुमा चालाकी से ताकायोका के इस्तेमाल किए हुए कप को कचरे से उठा लेता है ताकि डीएनए सबूत हासिल किया जा सके। उसी दिन याकुमा गोतो नाम के एक पुलिस वाले से मिलता है और उसे एक बैग सौंपता है। इसके बाद गोतो वहां से चला जाता है। हरुका और याकुमा क्लब रूम में लौटते हैं जहां याकुमा हरुका पर नजर रखना जारी रखता है। एक समय के लिए हरुका को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है और वह कुछ देर के लिए क्लब रूम से बाहर जाती है। वापस आने पर वह एक रहस्यमय छाया जैसी आकृति को देखती है। इस बीच गोतो एक अजीब पुराने डॉक्टर से मिलता है जो ताकायोका के कप पर मिले फिंगरप्रिंट्स की पुष्टि करता है। ये फिंगरप्रिंट्स दबी हुई लाशों पर मिले निशानों से मेल खाते हैं।
साथ ही गायब हुए लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी उन्हीं वस्तुओं पर पाए गए जो याकुमा के सिद्धांत को सच साबित करते हैं। गोतो याकुमा को यह जानकारी देना चाहता है, लेकिन उसे याकुमा कहीं नहीं मिलता। इस दौरान याकुमा को महिलाओं के वॉशरूम में हरुका का पर्स मिलता है। आत्माओं के इशारे पर चलते हुए वह पुरानी इमारत तक पहुंचता है। अंदर ताकायोका हरुका को कैद कर उसे मारने की योजना बना रहा होता है। याकुमा वहां पहुंचकर ताकायोका का सामना करता है। ताकायोका हमला करता है, लेकिन याकुमा की खास आंखों की वजह से उसका हमला असफल हो जाता है। याकुमा की आंखें मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती हैं और यह ताकायोका को डराने के लिए काफी होता है। डरा हुआ ताकायोका इमारत में आग लगा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उसे बाहर ही गिरफ्तार कर लेती है। आग बुझाने वाली टीम हरुका और याकुमा को इमारत की छत से बचाव का इंतजार करते हुए हरुका अपनी बहन की कहानी और उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की अपनी भावनाओं को याकुमा के साथ साझा करती है। याकुमा हरुका को दिलासा देता है और कहता है कि उसकी बहन उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं रखती। यह सुनकर हरुका भावुक हो जाती है और अपनी बहन से एक बार फिर मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। याकुमा अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसकी बहन की आत्मा को बुलाता है, जिससे हरुका को अपनी बहन को अलविदा कहने का मौका मिलता है। हरुका इस मदद के लिए याकुमा का शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच कहीं और एक सुनहरे बालों वाला जोड़ा नदी में एक भूत की चर्चा करता है। वे कहते हैं कि उसे पवित्र स्याही से हटाया जा सकता है, जो भूत के पिता द्वारा सहमति प्राप्त उपाय है। रात के समय दो कर्मचारी एक श्राइन में मंच तैयार करने में व्यस्त हैं। उन्हें जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि चेयरमैन एरी अगली सुबह उनके काम की जांच के लिए आ रहे हैं। उनमें से एक श्राइन के भूतिया होने की अफवाहें साझा करता है। अचानक उन्हें बच्चे की हंसी सुनाई देती है और चीजें हिलने डुलने और टूटने लगती हैं। अगली सुबह हरुका याकुमा से मिलती है और वे अस्पताल में मिकी से मिलने जाते हैं। याकुमा जागते हुए जलती हुई इमारत में हुए घटनाक्रम को याद करता है। वह बताता है कि वह शायद ही कभी घर जाता है और उसने स्कूल को धोखा देकर यह कमरा लिया था। अस्पताल में याकुमा मिकी को परेशान कर रही आत्माओं से बात करता है, जिससे उसकी हालत में सुधार होता है। हरुका याकुमा की इस अद्भुत क्षमता को देखकर हैरान होती है। याकुमा का मानना है कि भूत केवल उन भावनाओं का प्रतिबिंब है जो मृत लोग पीछे छोड़ जाते हैं। वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मिकी के पिता याकुमा को उसकी मदद के लिए भुगतान करते हैं। हरुका अब याकुमा के साथ सहज महसूस करने लगी है, लेकिन याकुमा उनके बीच हुआ समझौता खत्म कर देता है। हरुका अपने पार्ट टाइम जॉब पर वापस लौटती है और एक बुजुर्ग व्यक्ति को सर्व करती है, जो श्राइन में फॉक्स के श्राप की बात करता है। यह बुजुर्ग व्यक्ति चेयरमैन एरी है, जो श्राइन की जगह पर एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहता है, लेकिन फॉक्स के श्राप की वजह से रुकावटें आ रही हैं। उसी शाम हरुका श्राइन पर जाने का फैसला करती है। वहां वह एक फॉक्स मास्क पहने व्यक्ति से मिलती है। यह दृश्य उसे डरा देता है और वह वहां से भाग जाती है। भागते हुए वह एक ऐसे व्यक्ति से टकरा जाती है जिसकी लाल आंख याकुमा की तरह दिखती है। इस बीच सुनहरे बालों वाला व्यक्ति अपनी बाकी की जिम्मेदारियां अपनी महिला साथी को सौंप देता है। बाद में हरुका को पता चलता है कि लाल आंख वाला व्यक्ति याकुमा का चाचा है। हरुका उसे उस भूत के बारे में बताती है जो उसने श्राइन में देखा था और दोनों मिलकर जांच करने जाते हैं। इशिन नामक यह व्यक्ति कबूल करता है कि उसकी लाल आंख नकली है। वह कहता है कि उसने इसे केवल याकुमा के संघर्षों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहना है। हालांकि उन्हें श्राइन पर कोई सुराग नहीं मिलता। वापस लौटने के बाद हरुका इशिन के मंदिर जाने का फैसला करती है। रास्ते में इशिन हरुका को बताता है कि याकुमा को मंदिर में कभी घर जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां कई आत्माएं आकर्षित होती हैं। मंदिर के अंदर हरुका याकुमा से मिलती है और उसकी बाहरी कजिन से भी परिचय होता है। हालांकि इशिन हरुका को चाय ऑफर करता है, लेकिन याकुमा वहां से चला जाता है, जिससे हरुका निराश हो जाती है। इशिन अब हरुका को सांत्वना देता है और उसे अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन हरुका अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती है और फिर से श्राइन पर जाती है। वहां उसकी मुलाकात व्हील चेयर पर बैठे चेयरमैन एरी से होती है और वह उन्हें भूत के बारे में बताती है। चेयरमैन उसे जीवन के बारे में दार्शनिक बातें समझाते हैं और बिना पछतावे के जीने की अहमियत पर जोर देते हैं। अचानक वे बच्चे की हंसी सुनते हैं और सभी लाइट्स बुझ जाती हैं। एक पाइप हरुका की ओर उड़कर आता है, लेकिन याकुमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। चेयरमैन उससे पूछते हैं कि वह कौन है। याकुमा बताता है कि वह इस क्षेत्र की जांच कर रहा है। वह कहता है कि आत्माएं वस्तुओं को हिला डुला नहीं सकती, इसलिए इन घटनाओं के पीछे कोई इंसान है। हंसी एक स्पीकर से आ रही थी और लाइट्स गनपाउडर की वजह से फटी थी। याकुमा के अनुसार दोषी स्टोरेज शेड में है, जहां सभी उपकरण जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे स्टोरेज शेड से कुनामात्सु बाहर आता है। वह चेयरमैन और हरुका से माफी मांगता है और कबूल करता है कि उसने उन्हें खतरे में डाला। कुनामात्सु अपने कार्यों की वजह बताते हुए स्वीकार करता है कि वह श्राइन के विकास के खिलाफ है। वह चेयरमैन से ईमानदारी से बात करता है, जो उसके पुराने दोस्त टेकन है, और उन्हें सलाह देता है कि श्राइन को बदलने का विचार छोड़ दे। वह कहता है कि कुनी को चेयरमैन का पहला प्यार अब वापस नहीं आएगी। उनके अतीत का
खुलासा होता है कि उनकी जवानी में चेयरमैन और कुनीको एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि वे अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, जिससे उनके रिश्ते में बाधाएं आई। उन्होंने भागने की योजना बनाई थी, लेकिन एक गलतफहमी के कारण कुन्नीको गलत श्राइन पहुंच गई और वे कभी मिल नहीं सके। बाद में कुनीको ने किसी और से शादी कर ली और बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। चेयरमैन अब अपराध बोध में जी रहा है और मरने से पहले दोनों श्राइन को मिलाने की योजना बना रहा है। याकुमा अचानक उनकी बातचीत में दखल देता है और बताता है कि वह भूतों को देख सकता है। वह दावा करता है कि कुनीको की आत्मा अभी भी श्राइन में इंतजार कर रही है। यह सुनकर भावुक चेयरमैन खड़ा होने की कोशिश करता है और उस जगह की ओर बढ़ता है जिसे याकुमा ने दिखाया। अचानक फॉक्स मास्क पहने आत्मा प्रकट होती है और कुनीको की आत्मा को उसके प्यार से मिलाती है। इसके बाद आत्मा शांति से विदा हो जाती है। इस घटना के बाद हरुका विश्वविद्यालय में याकुमा से मिलने जाती है। वह चाहती है कि वह अब अधिक ईमानदार रहे और अपने अनुभवों को साझा करे। दूसरी ओर ब्लॉन्ड औरत एक पिता को भावनात्मक रूप से फंसाकर उसकी बेटी की आत्मा के लिए एक माध्यम खोजने की कोशिश करती है। एक शाम एक कार पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई एक अंधेरे और डरावने सुरंग में दाखिल होती है। अंदर दीवारों से काले धुएं का रिसाव होने लगता है, जिससे ड्राइवर घबराया हुआ महसूस करता है। अचानक छत से एक हाथ निकलता है, जिससे ड्राइवर चौंक जाता है और फिर एक महिला का चेहरा सामने आता है जो राक्षसी रूप में बदल जाता है, जिसके बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगले दिन हरुका क्लब रूम में याकुमा से मिलने जाती है, लेकिन उसे वहां याकुमा का कोई पता नहीं मिलता। जब वह फ्रिज में याकुमा की चाबी देखती है तो वह उसका इंतजार करने का फैसला करती है। इसी दौरान पुलिस प्रमुख की बेटी, जो एक पत्रकार है, पुलिस स्टेशन पर जानकारी लेने आती है, लेकिन ऑफिस के अधिकारी उसे अपने पिता की स्थिति का फायदा उठाने वाली मानते हैं। वह गोतो को मनाने में सफल हो जाती है और उसे एक भूत की फोटो दिखाती है। हारुका और पत्रकार क्लब रूम में याकुमा का इंतजार करते हैं, जहां कोडा, जो याकुमा को बचपन से जानता है, भी शामिल होता है। जब याकुमा वहां पहुंचता है तो हारुका उसे उस घटना के बारे में बताती है जब वह और उसका सहकर्मी नाकाहारा एक भूतिया सुरंग में कुछ डरावने साए देखते हैं। वह याकुमा से अनुरोध करती है कि वह सुरंग में लगे भूतों की जांच करें। याकुमा हारुका को साफ कर देता है, लेकिन नाकाहारा की जांच करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद गोतो याकुमा को भूत की फोटो दिखाता है। याकुमा फोटो में एक गैरेज की पहचान करता है जो हेयामी टोरो के गैरेज से संबंधित है, जो एक संदिग्ध मैकेनिक है। फोटो में जो भूत है वह एक लापता विद्वान है। गोतो चाहता है कि याकुमा उस भूत से संपर्क करे ताकि टोरो का ठिकाना पता चल सके और विद्वान के शरीर को ढूंढा जा सके। इसलिए गोतो और याकुमा उस स्थान पर पहुंचते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। अंत में बच्चे का शव बरामद करते हैं। वे शव को पुराने डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जो गर्दन के चारों ओर एक रस्सी के निशान पाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को पहले कार से कुचला गया था और फिर गला घोंट कर मारा गया। गुस्से में भरकर गोतो को हिंजा काता का कॉल आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है और उसे फोन पर जानकारी साझा करने को कहता है। हिंजाकाता उसे सूचित करती है कि टोरो अवैध गैरेज का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। इसी दौरान हारुका नाकाहारा को याकुमा के पास लाती है ताकि वह यह देख सके कि क्या वहां कोई भूत बाकी है। याकुमा कोई भूत नहीं पाता, लेकिन नाकाहारा याकुमा के कमरे में दिलचस्पी दिखाता है। वह दीवार पर भूत की फोटो देखता है और कांपने लगता है, जिससे याकुमा को संदेह होता है। याकुमा को लगता है कि नाकाहारा उस स्थान भूत या हत्यारे से जुड़ा हो सकता है। हिंजाकाता गोतो को खबर देती है कि टोरो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जो याकुमा के सिद्धांत को समर्थन देता है कि नाकाहारा ने बच्चे को अपनी कार से कुचल दिया था। नाकाहारा टोरो के पास कार ठीक कराने गया था और बच्चे को दफनाकर अपने निशान छिपाने की कोशिश की। गोतो उन्हें नाकाहारा को हिरासत में रखने का निर्देश देता है, लेकिन वह और हारुका पहले ही वहां से जा चुके होते हैं। याकुमा हारुका को कॉल करता है, लेकिन वह उत्तर देने में हिचकिचाती है और उसे याद आता है कि याकुमा ने पहले अपनी स्थिति साझा करने से इनकार किया। अचानक नाकाहारा का शरीर अनियंत्रित रूप से झटके खाता है, जिससे वह लाल बत्तियां पार कर जाता है। हारुका पीछे की सीट पर बच्चे को भूत के रूप में देखती है, जिससे वह अंततः याकुमा को मदद के लिए कॉल करती है। गोतो आता है और याकुमा उसके साथ जुड़ जाता है और वे नाकाहारा का पीछा करते हैं। जल्द ही वे नाकाहारा के पास पहुंचते हैं और याकुमा भूत से उसकी योजना को पूरा करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। हैरान होकर याकुमा सोचता है कि अगला कदम क्या उठाया जाए, जिससे गोतो कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। गोतो अपनी गाड़ी की गति बढ़ाता है और उसे नाकाहारा की गाड़ी के समानांतर लाकर उसे रेलिंग और दीवारों से टकराकर रुकने के लिए मजबूर कर देता है। गाड़ी रुकने के बाद याकुमा तुरंत हारुका की जांच करता है। अचानक भूत उसके पास से भागकर गहरी सुरंग की ओर दौड़ता है। याकुमा उसका पीछा करता है। वहां बच्चा एक भंवर में खींचा जाने लगता है। हालांकि याकुमा मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह अंत में इससे दूर रहकर भूत को सुरंग में अंधेरे में डूबने देता है। अगले दिन हारुका सुरंग में लौटती है और बच्चे की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उसे सम्मानित करती है। इशिन और अब याकुमा द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं और वे क्षेत्र में असमर्थ भूतों को शांति दिलाने का प्रयास करते हैं। वापस लौटते समय इशिन याकुमा के नाम के पीछे की कहानी साझा करते हैं और उनके मानसिक शांति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।